सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर एकदम बिल्कुल शॉर्ट नोटिस के ऊपर आए हैं। वैसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई थी और कुछ ऐसे मुद्दे थे जो आपके साथ शेयर करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस फिनिश करके मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ और दिल्ली में जाके जो हमारे शिवाजी नगर का फ्लाईओवर है, उस फ्लाईओवर के ताल्लुक से रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन है, मैंने कल के दिन उनको बताया था क्योंकि एक डेलीगेशन शिवाजी नगर से आया हुआ था उनके पास जाके, क्योंकि दिक्कत ये हो रही है कि उसके लिए फ़ंड सैंक्शन हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम शुरू नहीं हो रहा है। अब रेलवे बोर्ड DRM ऑफिस से ये पता चला है कि चूँकि ज़्यादा अमाउंट का काम है वो, तो इस वजह से उसके अंदर रेलवे बोर्ड की परमिशन लेना ज़रूरी होता है करके, तो वो एक इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरे एक दो जो मुद्दे हैं वो मुद्दे भी विकास से जुड़े हुए हैं, डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं। जैसा आप लोगों को मालूम होगा कि 72 करोड़ रुपए लगाकर हमारे जालना रोड का काम किया जा रहा है, जो कैम्ब्रिज स्कूल से लेके नगर नाके तक ये काम जा रहा है। और इसमें अलग अलग जगह के ऊपर ये फुट ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं और फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। उसमें एक फ्लाईओवर को लेकर हमारा विरोध है। ये काम वैसे 2020 के अंदर सैंक्शन हुआ, लेकिन आपको मालूम है कि 2020 से लगातार 1.5 साल तक ये काम बंद पड़ा हुआ था। ये जब इसका प्लानिंग हो रही थी, उस वक्त प्लानिंग के दौरान ही मैंने तो शुरुआत से ही इस बात के ऊपर जोर दिया था कि औरंगाबाद को एक फुल फ्लाईओवर चाहिए जो नगर नाके से निकल के सीधा चिकलठानी के बाहर छोड़े। लेकिन पिछले जो भी सत्ता के अंदर थे या जो भी नेता लोग थे, उनकी एक दूरदृष्टि नहीं होने की वजह से उन्होंने टुकड़ों टुकड़ों के अंदर हमको अलग एक 2-4 फ्लाईओवर्स दे दिए। अभी 2 दिन पहले मैं जब पूना से वापस आ रहा था, अहमदनगर जैसे शहर के अंदर पूरा शहर से बाहर निकलने वाला एक फ्लाईओवर अलॉट किया गया है। नासिक के अंदर सेम वैसा ही है। हैदराबाद के अंदर 19 किलोमीटर का फ्लाईओवर है और हमको जब फ्लाईओवर दिया जाता है तो टुकड़ों टुकड़ों के अंदर दिया जाता है, जबकि होना ये चाहिए था कि हमको भी एक फुल फ्लाईओवर देना चाहिए। अब ये इनकी प्लानिंग जब हमने देखे तो पहले ही मतलब इस NHAI के ऑफिशियल्स के साथ हमने ये मांग किए थे कि आप चिकलठानी के आगे जितने भी जहाँ पर भी जो जंक्शन्स है, चाहे वो आकाशवाणी का जंक्शन हो या अमरप्रीत का जंक्शन हो, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजेशन होता है। तो शहरों को जोड़ने वाला जंक्शन है, एक जो उस तरफ जाता है गारखेड़ा, सतारा, बीड़ बाईपास के तरफ जाता है, और एक औरंगाबाद, तो एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन है। फ्लाईओवर वहाँ पे होना चाहिए, लेकिन उस वक्त तैयार होने के बावजूद न जाने क्या ऐसी बात आई थी कि मतलब ये फ्लाईओवर एयरपोर्ट के सामने शिफ्ट कर दिया गया है। अब मुझे इस बात की पर्सनली खुशी है कि कुछ दिन पहले हमने डिविजनल कमिश्नर के साथ बैठे, उनको पूरी हर चीज़ बताई, और डिविजनल कमिश्नर साहब ने खुद ने ये बात माना है कि मैंने इतना स्ट्रांगली इसको अपोज किया था कि ये एयरपोर्ट के सामने नहीं होना चाहिए और ये यहाँ पे होना चाहिए। तब सुना है NHAI ऑफिशियल्स ने बताया था कि अगर ये इस तरह का रहेगा तो हम वो प्रोजेक्ट ही कैंसिल कर देंगे। तो NHAI में हमको भीख दे रहा है ऐसा नहीं है, हर शहर के अंदर बनाते हैं। हमारे पास भी जो लोगों को चाहिए वो वहाँ पे बनाना चाहिए। हमारे पास पैसा आया तो अब आप कहेंगे कि नहीं मैं करमाड़ के अंदर जाके बना देता हूँ एक फ्लाईओवर करके, जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। तो इस ताल्लुक से हमने NHAI के साथ 2 मीटिंग्स अभी पिछले 8 दिनों के अंदर हमने लिए हैं और उनको ये बात कहा है कि एयरपोर्ट के सामने का जो फ्लाईओवर है उसका काम अभी शुरू नहीं हुआ है। वो पूरे का पूरा फ्लाईओवर जो है या तो आप अमरप्रीत चौक के ऊपर लेके आइए या आकाशवाणी चौक के ऊपर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है। इस ताल्लुक से ऐसा ना हो कि मतलब मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ। तो मैंने जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं औरंगाबाद के, जितने भी आमदार हैं, इन सबको मैंने पत्र लिखकर विनंती किया कि आप लोग डायरेक्ट नितिन गडकरी साहब को ये पत्र लिखें कि हमको फ्लाईओवर जो है, औरंगाबाद की मांग ये है कि ये फ्लाईओवर यहाँ पे होना चाहिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के तमाम आमदारों ने इसको सकारात्मक तरीके से एक पॉजिटिव वे में लेते हुए सभी ने ये तैयारी बताई है कि हम अपना अपना लेटर्स देंगे। अंबादास दानवे साहब ने कल ही है तो ये लेटर नितिन गडकरी साहब को फॉरवर्ड कर दिए है, उन्होंने उसकी एक कॉपी मुझे दिए है। प्रदीप जायसवाल साहब ने बोला है कि हाँ वहीं पे होना चाहिए, वो भी लेटर लिख रहे हैं। संजय सिरसाट साहब कल मुंबई में थे, उन्होंने कहा कि मैं आते ही वो लेटर फॉरवर्ड कर दूंगा। अतुल छावे साहब ने भी खुद ने ये कहा है कि मेरी भी यही मांग थी कि यहाँ पे ही होना चाहिए करके। लेकिन अब पता नहीं है ठेकेदार और NHAI वालों
के बीच में क्या है कि मतलब वो फ्लाईओवर वहीं पे करना चाह रहे हैं करके, जबकि हमारी ये मांग है। और इसकी फीजिबिलिटी स्टडी हमने करवाई है, तो कोई ऐसा बहुत बड़ा खर्च आ रहा है ऐसा नहीं है। कोई भी अगर उस फ्लाईओवर को यहाँ से अगर हम आकाशवाणी चौक या इधर लेके जाते हैं तो उसके अंदर कॉस्ट डिफरेंस जो आएगा बहुत ज़्यादा अगर होगा तो 10 to 15% आ सकता है। और किसी भी नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट के अंदर 10 to 15% कॉस्ट एस्केलेशन की पॉसिबिलिटी होती है। अब आप सिर्फ अगर ये बना देंगे तो आगे चल के कब हमारे को दूसरा फ्लाईओवर मिलेगा पता नहीं है। हमारी और औरंगाबाद के जनता की ये ख्वाहिश है कि अब ये अगर छोटे छोटे फ्लाईओवर जो हमारी गलतियां हैं, हमारी गलत नीतियों का नतीजा है कि हमको छोटे छोटे ऐसे पीसेस के अंदर फ्लाईओवर मिले हैं, उसको हम प्रेसिडेंट पार्क होटल या जो अभी लेमन ट्री होटल है वहाँ तक लाके छोड़ दें, उसके आगे कोई फ्लाईओवर ना बने। और उसके आगे हम नितिन गडकरी साहब को ये कहेंगे कि आगे चल के जितना भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है वो शेंद्रा के अंदर होने वाला है और ऑरिक सिटी के अंदर। अगर आप लोग ऑरिक सिटी अगर देखे होंगे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहाँ पर फैसिलिटीज़ डेवलप की गई है। तो हम चाहेंगे कि नितिन गडकरी साहब 1 साल के अंदर नहीं, आप 1.5 साल के बाद दीजिए, हमारे को 2 साल के बाद दीजिएगा, लेकिन एक फ्लाईओवर जो लेमन ट्री होटल जो पुरानी प्रेसिडेंट पार्क होटल थी वहाँ से निकाल के उसको डायरेक्ट है तो चिकलठाने के बाहर एक पीस के अंदर वो अगर फ्लाईओवर अगर हमको मिल जाता है तो बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से एक डेवलपमेंट का एक अच्छे तरीके से काम हो सकेगा। तो इस ताल्लुक से तमाम राजनीतिक पार्टी के जितने भी पदाधिकारी है और अधिकारी भी है, जिसके अंदर डिविजनल कमिश्नर साहब शामिल है, वो सब ने है तो इसके लिए रजामंदी जाहिर की है। लेकिन कॉन्ट्रैक्टर चूँकि है तो ये है कि हमारे को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, अब हमको काम स्टार्ट करना है, तो हम उनको अच्छे तरीके से ये बता रहे हैं कि औरंगाबाद को वहाँ पर फ्लाईओवर नहीं चाहिए, जहाँ चाहिए आपको वहाँ पर बनाना है करके। और अगर वो उसके ऊपर अड़े रहे तो हम वो काम वहाँ पे एयरपोर्ट के फ्लाईओवर को हम नहीं होने देंगे। हम एयरपोर्ट के जगह जहाँ पर लोक प्रतिनिधि जो लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं उनके हिसाब से जहाँ पर चाहिए वो फ्लाईओवर वहाँ पर बनाने की हम बात करेंगे। मैं पर्सनली है तो जितने भी लोक प्रतिनिधि हैं उनसे भी अनुरोध करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम सब एक साथ मिलकर जाएंगे नितिन गडकरी के साहब के साथ पास, और वहाँ पर जाकर हम बैठेंगे और उनको बताएंगे कि ये फ्लाईओवर यहाँ पर चाहिए। और जब भी हमको दूसरा फ्लाईओवर मिलेगा तो टुकड़ों टुकड़ों में ना देते हुए हमको वहाँ से जालना रोड का जो सड़कों का ये है वहाँ से एक फ्लाईओवर देके सीधा चिकलठानी के बाहर हमारे को उतारे, तो ताकि एयरपोर्ट भी उसके अंदर कवर हो जाता है करके। तो ये एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा ये है कि कुछ दिन पहले मैंने जालना रोड के वक्फ प्रॉपर्टी के ताल्लुक से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और उसमें बताया था कि औरंगाबाद के कुछ बड़े बड़े लोग जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह से उन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टी को इलीगल तरीके से एक्वायर करके और उसको बेचने का काम किया है करके। वो प्रेस नोट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। तो मुझे खुशी है इस बात की कि मैं कंटिन्यूस इसका फॉलोअप करने से ये हुआ है कि अब वक्फ बोर्ड ने रजिस्ट्री ऑफिस को लेटर लिखा है कि ये जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितने लोगों को ये दुकानें बेची गई है, ये पूरे है तो इलीगल है और इसको सबको कैंसिल कर देना करके। ये कैंसिलेशन का लेटर आईजीआर को भेजा गया है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन, और यहाँ के जितने भी रजिस्ट्री ऑफिस है इन लोगों को भेजा गया और ये कहा गया है कि आपने है तो जितने रजिस्ट्री हुए हैं ये टोटल इलीगल हुए हैं और इसके अंदर फ़ौरन है तो इसको कैंसिल किया जाए। ये लेटर मार्च के अंदर फॉरवर्ड किया गया है जितने भी उसको, और उनको तात्काल है तो इसको कैंसिल करने के लिए बोला गया है। लेकिन मुझे बताते हुए ये हो रहा है कि मार्च के अंदर भेजने के बावजूद भी अभी इसका मार्च से लेके ये जो 3 रजिस्ट्री ऑफिस है हमारे पास, ये कलेक्टर ऑफिस के अंदर जो है और बाकी के 2 एक भीड़ बाईपास के ऊपर है, ये सिर्फ आपस में एक दूसरे को लेटर लिखते हैं कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये तुम्हारे उसमें आता है, तुम इसके ऊपर कार्रवाई करो। फिर दूसरा है तो उसको फिर वापस लिखता है। ये पूरे लेटर्स हैं, करस्पॉन्डेंस है मेरे पास कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, तुमने करो करके। क्योंकि इसके अंदर रजिस्ट्री ऑफिस का एक अधिकारी ने मेरी जानकारी के हिसाब से आज भी मतलब ये रजिस्ट्री ऑफिस के अंदर जो धांधलियाँ चलती है, मेरी जानकारी के हिसाब से हर रोज़ का इनका कलेक्शन 20 लाख रुपये होता है।
जितने भी रजिस्ट्री ऑफिसर्स हैं उसमें, चाहे वो 20/30 की रजिस्ट्री कर रहे हो, लीगल रजिस्ट्री भी अगर आपको करवाने का है तो आपको बगैर है तो एजेंट के और बगैर पैसा दिए हुए होता नहीं है। तो इस तरह की जो रजिस्ट्री है जिसके अंदर धांधलियाँ होती है उसके लिए कितना पैसा इकट्ठा होता है, तो इसके लिए नेचुरल है कि इनकी चेन कहाँ तक जाती होगी। और मुझे बताते हुए कोई ये नहीं है कि ऊपर लेवल तक, बहुत ऊपर लेवल तक इनकी चेन जाती है, इस वजह से उन्हें किसी का डर नहीं है। वरना कलेक्टर ऑर्डर पास करने के बावजूद भी एक्शन नहीं होता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है और कलेक्टर साहब भी उसके ऊपर खामोश बैठते हैं। तो सिर्फ कागजी कार्रवाई करके ये नहीं होता है, उसके अंदर एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। जैसा हम इसके पीछे पड़े हुए थे, अब 25 तारीख के दिन औरंगाबाद के अंदर महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मीटिंग यहाँ पर रखी गई है और उसके अंदर हमने ये ठहराव डाला है, मैंने खुद ने डाला हूँ कि जिस तरह थाने के बालापुर का मैटर जो मैंने आपको सुनाया था कि बोगस एनओसी बनाकर दी गई थी और उस बोगस एनओसी के ज़रिए एक वकील उसके अंदर इन्वॉल्व थे, एक डॉक्टर कपल को बेची गई थी वो ज़मीन। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि वक्फ बोर्ड के अंदर अब ये बालापुर के मैटर के अंदर भी FIR रजिस्टर हुई है। वो वकील साहब को थाने की पुलिस ने आके उस्मानाबाद से उठाकर लेकर गई है, उनसे है तो अभी इंक्वायरी चल रही है। जिस बुनियाद के ऊपर इन्होंने ये FIR रजिस्टर किया है, बालापुर का जो FIR रजिस्टर किया है, उसमें जो FIR के अंदर वक्फ बोर्ड के ही ऑफिसर ने ये FIR रजिस्टर किया है, उसमें लिखा है वक्फ अधिनियम 1995 चे कलम 51 नुसार वक्फ मालमत्तेची आणि विशेषतः स्थावर मालमत्तेबाबत भाडेपट्टा किंवा इतर प्रकारे हस्तांतर हे बेकायदेशीर आहे, त्याकरिता वक्फ मंडळाची परवानगी घेणे बंधनकारक आहे। तसेच वक्फ मालमत्ता विक्री, दान, गहाण इत्यादी प्रकारे हस्तांतर करता येत नाही। सदर मिळकत 11 महिन्यापेक्षा जास्त काळासाठी भाडेपट्ट्यावर देता येत नाही। वक्फ मालमत्ता हस्तांतर करण्याबाबत कायद्याने कायमचे प्रावधान केलेले आहे। ये FIR रजिस्टर किया गया है और FIR के अंदर अब जो नया कानून आया है, जो बेचने वाला है उसके ऊपर FIR रजिस्टर होगी और जो खरीदने वाला है उसके ऊपर भी FIR रजिस्टर होगी कि आपने वक्फ की प्रॉपर्टी खरीदे है। तो मेरी ये मांग है कि उसी बुनियाद के ऊपर वक्फ बोर्ड ने 25 तारीख के मीटिंग के अंदर इस ठराव को पास करके जितने भी लोगों ने जालना रोड की इस प्रॉपर्टी को ख़रीदा है उनके ऊपर FIR और जिन्होंने बेचा है, जिसके अंदर आपके सबसे पहले जो मुतवल्ली साहब है जिन्होंने ये समझा कि मेरी जागीर है ये मैं बेच दूंगा करके वो, और 3 जो धन्ना सेठ है जिसके अंदर राजू तनवानी साहब है, उसमें नहीं बाफना साहब है और क्या नाम तापड़िया, जुगल किशोर तापड़िया, ये तीनों के ऊपर भी रजिस्टर होना चाहिए FIR। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से अनुरोध करूंगा कि DCP साहब ने इन लोगों को बुलाए हैं, इन लोगों से पूछताछ किए हैं, लेकिन ये तीनों ने है तो जितने भी लोगों को बुला है यही बताया है कि होता नहीं है, कुछ आराम से निकाल लेंगे करके। उसमें हम इसी बुनियाद के ऊपर ये FIR रजिस्टर करवाने की हम चाह रहे हैं जो बालापुर के अंदर आपने लिखित तौर के ऊपर ये दिया है। तो ये 1-2-3 मुद्दे हैं। मैं चाहूँगा कि औरंगाबाद की जनता अब खामोश बैठ के फ्लाईओवर वहाँ पे बन रहा है तो बनने दो, मेरा क्या जाने वाला है करके, जब तक हम आगे नहीं आएंगे, लोग आगे नहीं आएंगे, तो हमारे को वैसा ही होना जैसा प्रिंट रॉवेल के अंदर हमारा फ्लाईओवर जो है वो क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए था। कोई वहाँ पे ज्ञानी नेता था, उसने बोला कि नहीं मेरे घर की तरफ जाता है, मैं अपने घर की तरफ ले लूँगा। अगर वहाँ पे अगर देखेंगे तो आज प्रिंट रॉवेल के फ्लाईओवर के ऊपर अगर दिन में से कितने गाड़ियाँ जाती है और क्रांति चौक की तरफ जो नगर नाके से आती है गाड़ियाँ वो कितनी जाती है। ज़रूरत क्या थी कि क्रांति चौक की तरफ जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त भी पब्लिक बोली आपने क्या करना है, फ्लाईओवर बन रहा है इधर से बनो या इधर से बनो करके। अब एयरपोर्ट के ऊपर बन रहा है, एयरपोर्ट के ऊपर कितने लोग जाते हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ये नितिन गडकरी साहब को पर्सनली ट्वीट करें, NHAI के अधिकारियों को ट्वीट करें और ये मांग करें कि हमारे औरंगाबाद शहर की मांग ये है कि हमको फ्लाईओवर यहाँ पे चाहिए और आपका दिल्ली में बैठे हुए अधिकारी या ठेकेदार की मर्जी के हिसाब से जहाँ वो बनाना चाह रहा है वहाँ ना बनाए करके। तो ये 1-2 मुद्दे थे। इसके अलावा अगर आप लोगों के कुछ रजिस्ट्री जो है पूरे महाराष्ट्र की जो कैंसिल होने वाली अंदाजे कितनी हो सकती है? नहीं, ये महाराष्ट्र का नहीं, ये जो ऑर्डर निकला है ये सिर्फ जालना रोड का जो प्रॉपर्टी
ये जो बैठी गई थी, जिसके अंदर नवाब मलिक साहब ने भी ये कहा था कि मतलब इसके अंदर रिटर्न के अंदर उन्होंने मुझे जवाब दिया था कि मतलब ये टोटल ट्रांजैक्शन जो है ये इलीगल है, और हमने इसका जाहिर प्रकटन भी हमने दिए थे कि इसका कोई भी नहीं होना चाहिए। लेकिन रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर जो धांधलियाँ चलती है और ये बड़े धन्ना से पैसों के बल के ऊपर सबको खरीदते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इसके अंदर भी होगा, अपना क्या होने वाला है करके। तो हमारी मांग यही रहेगी कि जितने भी खरीदार हैं वो ख़रीदारों के ऊपर भी उतनी ही खलम के कानून के हिसाब से, जो नया वक्फ एक्ट है उसके अंदर बायर एंड सेलर वक्फ की प्रॉपर्टी खरीदेगा, वक्फ की प्रॉपर्टी बेचेगा, उसको दोनों को है तो सर मुझे बताइए कि ये काम वक्फ बोर्ड का था कि उन्होंने FIR रजिस्टर्ड करें जैसा थाने बालापुर में किया, अभी भी वक्फ बोर्ड वाले क्यों नहीं उसके ऊपर FIR रजिस्टर करें? क्या बात है, क्यों रुके? वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ कर्मचारी जो है वो चोर नहीं है, वो डाकुआ है। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या है, पैसा लो, हाँ बैठ जाओ करके, नीचे से ऊपर तक पूरे ऐसे ही मिले हुए थे। अब एक अच्छी बात यह है कि कुछ अच्छे लोग आए हैं, फौजिया मैडम है, भले ही अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चेक्स एंड बैलेंसेस। अगर आपको ये बालापुर का मैटर अगर मैं देखूंगा तो बालापुर के अंदर हमने डिसाइड किया मीटिंग के अंदर, जनरल बॉडी के अंदर मीटिंग में वक्फ बोर्ड की, कि बालापुर मैटर के अंदर FIR रजिस्टर होना करके। 1.5 महीने के बाद जब मीटिंग हुई तो वक्फ ऑफिसर आके हमको ये बोला कि साहब मैं गया था वो पुलिस स्टेशन के अंदर, वो पुलिस वाला बोला है कि मैं बिजी हूँ करके, तो बाद में आना करके। तो मैं बोला ऐसा होता नहीं है, आप जाओ वहाँ पे कमिश्नर के पास, और कमिश्नर के पास से जाके है तो मुझे है तो वहाँ से कॉल करना, मैं पूछता हूँ कि कौन सा ऑफिसर कितना बिजी है करके। नतीजा ये हुआ कि 8 दिन के अंदर उनको FIR समझ में आ गया है कि ये छोड़ने वाला नहीं है करके, तो FIR रजिस्टर हो गई है। ये काम वक्फ बोर्ड का ही है, और वक्फ बोर्ड के अंदर हमारा मकसद यही है कि अब एक प्रॉपर्टी अगर छूटेगी तो बाकी दूसरे प्रॉपर्टियों के ऊपर हम ध्यान दे सकेंगे, और हर जगह के ऊपर है। वक्फ को बर्बाद करने के अंदर जो है वो गैरों ने नहीं, मुसलमानों ने ही इसको लूट के खाने का काम किया है। त्याच्या बाबतीत काय आहे की एक साहेबांनी मला सांगितलं तुम्ही मंदिराच्या बाबतीत बोलू नका, आम्ही आहे मंदिराची काळजी घेण्यासाठी। आता मी त्यांना विनंती करणार आहे की साहेब आपण जाऊन ते करावं, अगर नाही उघडले तर मला सांगा, आपण माझी मदत घ्या, अगर तुम्हाला नाही उघडता आलं तर मी मदत करायला तयार आहे, कारण तुमच्याकडून काही होणार नाही, मला हे माहीत आहे। फक्त असं नाव घ्यायचं आणि हिंदुत्वाचं आणि मंदिराचं, आणि तुम्ही उघडू शकत नाही। मला उघडायचे असेल तर माझी मदत घ्या, मी करून देतो। जो भी सवाल काम कर रहे हैं, जैसे आपने व्यापार भी किया, तो उसके बाद आप पर जो है तो पुनः नकल करके आपको डराने की, मतलब यानी प्रेशराइज करने की कोशिश, आप क्या लगता है? देखिए ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मैं पार्लियामेंट के अंदर दूंगा। मैंने व्यापारियों के लिए यकीनन मैंने लड़ा, मैंने जाकर वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि मैंने खुद से वहाँ पर गया और खुद से जाकर वहाँ पर, मैंने वहाँ का जो लेबर कमिश्नर ऑफिस है, पहले ऑफिसर जो है कमिश्नर, उसके साथ मैं बैठा, अच्छे तरीके से उसको समझाया कि साहब इतना लोगों के ऊपर अगर आप 200 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से करेंगे तो ये उनके ऊपर अन्यायकारक होगा। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो मैंने गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, इसमें कोई वो नहीं है। शायद मेरे हिसाब से उसको वो भाषा समझ में आती होंगी, तो मैंने वो भाषा के अंदर बात किया है। लेकिन जिस तरह से रात में 12 बजे जाकर क्रांति चौक पुलिस स्टेशन के अंदर FIR रजिस्टर की गई है, तो मुझे मालूम है कि किसके दबाव के अंदर की गई है, किन अधिकारियों ने इसके ऊपर दबाव डाला था कि तुम जाकर है तो FIR है तो रजिस्टर करना रात में 12 बजे। उन तमाम अधिकारियों को ये बोलना चाहूँगा मैं कि मेरे अंदर का पत्रकार अभी मरा नहीं है। लोकसभा के अंदर तो मुझे यहाँ पे डरा सकते हैं, यहाँ पे खामोश बिठा सकते हैं, लेकिन लोकसभा के अंदर मैं एविडेंस के साथ तुम्हें कैसा पोल खोलूँगा तुम्हारी कि तुम क्या कर रहे थे और क्या नहीं कर रहे थे करके। तो इनको ऐसा लगा कि मैं जाऊँगा उनके पेट में मुंडी डालूंगा साहब मेरे ऊपर, और कैसे सेक्शंस डाले आपको पता है, रायटिंग, दंगा करने का, राइटिंग। मैंने वहाँ पे राइटिंग किया, जबकि मतलब ये पूरे कैमरे मेरे हिसाब से अगर गिरी पड़ी हालत के अंदर भी अगर देखें तो 15 कैमरे होंगे। मैंने वहाँ पर दंगा किया। दूसरा एक सेक्शन डाला दंगा विथ हथियार, मैंने हथियार भी लेकर गया, हथियार से मैंने है तो दंगा किया है करके। सरकारी कामात अड़थड़ा, मतलब मैं क्या घर में है तो गोटियाँ खेलने के लिए लोक प्रतिनिधि बना हुआ हूँ क्या? अगर लोग मुझे बुलाएंगे, अगर व्यापारी मुझे बुलाएंगे और ये कहेंगे कि साहब हमारे को ये 200 रुपये के हिसाब से मांग रहे हैं, छोटी दुकानदार को भी है तो 20,000 रुपये देना पड़ेगा, तो मैं घर में बैठे रहूँगा कि नहीं साहब आप लड़िएगा करके? मुझे चुनकर दिए है, मैं गया वहाँ पर। आप मेरे साथ जितने भी व्यापारियों के ऊपर ये केस डलाए हैं, ये इसकी वजह ये है
कि जब यहाँ के कुछ नेताओं को ये समझ में आया ये पूरे व्यापारी मेरे ऑफिस के ऊपर आके इतने बड़े फूल के हार पिनाए, तो इनके पेट में ये तकलीफ हुई कि अरे ये तो यही व्यापारी है जिसके पास अपन इलेक्शन के टाइम के ऊपर कटोरा लेकर जाते हैं, वो कुछ चंदा देता है, अपन अपना इलेक्शन निकालते हैं, ये लोग जाकर है तो खासदार को है तो फूल पिना रहे हैं करके। तब है तो पूरी हलचल हुई, बम्बई के कुछ मंत्रियों के फ़ोन आए, पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव डाला गया, यहाँ के अधिकारियों का क्या क्या रोल था, इनके अधिकारियों को तो ये समझना कि मतलब अब आप इंतज़ार करिएगा कि लोकसभा के अंदर आप मुझे खामोश नहीं बिठा सकते हैं। आपको एविडेंस के साथ, आपको पूरे हिंदुस्तान के अंदर लाइव लोकसभा का टीवी होता है, आपके नाम के साथ है तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा कि इम्तियाज़ जलील क्या चीज़ है करके। प्रश्न आहे की सध्या राष्ट्रीय पातळीवरती राष्ट्रीय मंच नावाने बिगर काँग्रेस आणि बिगर भाजपाची आघाडी होण्याची तयारी दिसली आहे सध्या, एमआयएमसी याबद्दल काय उपयोग? देखिए, कोई भी आघाड़ी जो है वो मुसलमानों के बगैर है तो मुकम्मल होगी नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कोई आघाड़ी अगर खड़े करना चाह रहे हैं और शरद पवार साहब ये सोच रहे हैं कि मुसलमान मेरे पीछे है करके, तो मैं पवार साहब को कहूँगा एक बार औरंगाबाद आइए ज़रा देखें करके, उसमें बगैर गाड़ियाँ लगाए हुए आपके पीछे कितने आते हैं करके। ये छोटे मोटे लीडरों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन अगर आप मुसलमानों के बगैर कोई आघाड़ी बनाने का सोच रहे हैं और अगर आज हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान वोट बैंक अगर किसी के साथ जुड़ा हुआ है तो एमआईएम के साथ जुड़ा हुआ है, वो असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो है अगर ये समझ रहे हैं कि मैं और फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, मैं और जम्मू कश्मीर मिलके है तो एक अलायंस बना लेंगे, तो ये कैसा अलायंस होने वाला है हमको भी नहीं पता है। देखें आगे कोशिश जारी है उसमें। ये 2024 का इलेक्शन है लोकसभा का, उससे पहले उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, वो लिटमस टेस्ट होगा शायद लोकसभा का, बहुत बड़ा एरिया है। आप उत्तर प्रदेश के लिए क्या प्लान करते हैं? हम उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले कई सालों से हम लोग मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क है, बहुत अच्छी वहाँ पर हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन टीम है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और हम पूरा फोकस उत्तर प्रदेश के अंदर ये करेंगे, क्योंकि एक चीज़ सबको समझ में आ गई है कि भले ही हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आज़म खान को जब अंदर डाला गया तो उनकी पार्टी के उनके नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया। बाकी जितने भी दूसरे मुस्लिम लीडर्स थे उत्तर प्रदेश के, उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया है, या तो योगी साहब ने ख़त्म कर दिए है या समाजवादी पार्टी ने ख़त्म कर दिए है। अब ये इलेक्शन आते ही तो अब वहाँ की जनता को भी एक समझ में आया है कि हमारे साथ ये खेला जा रहा है करके, तो अब मजलिस पूरी ताकत के साथ जाएंगी। मैं यहाँ से ये ख़त्म होने के बाद मैं अभी दिल्ली निकल रहा हूँ, कल दिल्ली के अंदर हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी और दिल्ली के लिए भी हम पूरी ताकत के साथ वहाँ पर उतरने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी लोगों ने देखा है कि पिछले टाइम हम इलेक्शन नहीं लड़े हैं। इसलिए नहीं लड़े हैं कि वहाँ पर हमको ऐसा लगा कि आम आदमी पार्टी जो है वो हमारे लिए भी बात करेंगी, लेकिन दिल्ली का जो दंगा हुआ उसके अंदर आम आदमी पार्टी का जो रोल था, हमको ऐसा समझ में आया है कि एक सिक्के के दो पहलू अगर देखना है तो एक तरफ से है तो आपको नरेंद्र मोदी साहब नज़र आएंगे, उसको घुमा कर देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल नज़र आएंगे। तो ये दिल्ली की जनता भी समझ गई है, तो इसलिए अब हम दिल्ली भी जाएंगे और दिल्ली के अंदर भी अपनी ताकत पूरी आजमाएंगे। आपने दो पार्टीज के नाम लिए, बीजेपी और एसपी उत्तर प्रदेश में, अलायंस के लिए आप कोई बीजेपी यूपी में पार्टनर ढूंढ रहे हैं क्या, या फिर कोई आपसे अप्रोच हुआ है? अभी तक तो ऐसा कोई अप्रोच हुआ नहीं है, लेकिन जो भी रहेगा वो मेरे हिसाब से हमारे पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की उसको कितनी जगहों पे लड़ने के इरादा है? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में अभी ऐसा कुछ आंकड़े निकाले नहीं गए हैं कि मतलब अभी वही फार्मूला जैसा औरंगाबाद महाराष्ट्र में फार्मूला लगाया गया है कि भाई इतने ही चंद सीट लड़ने का 20-25। नहीं, बिहार में जो एक फार्मूला आपने नहीं, उत्तर प्रदेश के अंदर हम अच्छी खासी सीटें लड़ेंगी, क्योंकि वो एक बंजर ज़मीन है और वहाँ पर हमको यकीन है कि मतलब अच्छे तरीके से वहाँ पर हमारे को नतीजे मिल सकते हैं। असंच पश्चिम बंगालच्या वेळेस पण तुमचं झालेलं, पण तुम्ही लढलाच नाही तिथे। देखिए पश्चिम बंगाल म्हणालात तुम्ही आम्ही लढू म्हणून, देखिए एक चीज़ ये समझ लेना चाहिए कि जहाँ पर 300 सीटें रहती है, 400 सीटें रहती है, 250 सीटें रहती है, वहाँ पर अगर हम जाकर 1-2-4 सीटें अगर लड़ते हैं तो उसका मकसद ये नहीं होता है कि हम जा रहे हैं तो हम बिल्कुल जीत के वहाँ से आ रहे हैं करके। एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होता है। हमने जब वहाँ पर ये देखा है कि मोदी साहब को और भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए है तो ममता बनर्जी ये कर रही हैं। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन सेटअप था पश्चिम बंगाल के अंदर वो बहुत ज़्यादा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन उन लोगों का ये था कि पिछले 5 साल पहले आपने हमसे कहा था कि इलेक्शन लड़ना है करके, तो जहाँ पर हमारे को एक ये था कि हम जाकर वहाँ पर 1-2-4 सीटें हम लड़े हैं। जैसा बिहार के अंदर भी आज हमको कामयाबी क्यों मिली?
क्योंकि पिछले बार हम वहाँ पर गए थे, उसके बाद मेहनत किए, हम हारने के बाद लोगों को एहसास हुआ कि नहीं हमारे से गलती हुई है करके, तो जब हम नेक्स्ट टाइम गए तो हम 5 सीटें वहाँ पर बिहार के अंदर जीते हैं। तो एक लॉन्ग प्रोसेस रहता है, हर इलेक्शन के अंदर हर कोई जीतेगा ऐसा नहीं है। हमको अपना ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़ाने का है, वहाँ पर इन द प्रोसेस हमको कुछ सीटें भी अगर मिलती है तो नथिंग लाइक। ये हो गई दिल्ली की बात। दिल्ली का क्या सीन है? अपनी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन है, 3, 4, 5, 6 महीने में बोल रहे हैं। आने दीजिए ना सर, देखिए हमारी तो पूरी तैयारी है मजलिस की, और बाकी जितने भी कमज़ोर पार्टियां हैं सब एक दूसरे का कांधे का सहारा लेना चाहते हैं। मैंने सुना हूँ सेना के लीडर बोल रहे हैं कि नहीं आम्ही एकत्र लढू। अरे का बाबा कासा वाघ का असं हे झालेलं आहे कमजोर की तुम्हाला काही सहारेची जरूरत पडू लागली। अरे तुमचा गड होता ना, असं काय करतो काय चित्र असेल? तुमचा गड होता तर MIM ची स्थिती काय असेल? एनसीपी वाले बोलते नहीं हम इनके साथ जाएंगे उसके अंदर। अरे हम तो अकेले हैं साहब, अकेले लड़ेंगे उसके अंदर। आओ मैदान के अंदर, उसके अंदर कोई हारेगा कोई आप जितनी पिछली बार लड़े थे उससे ज्यादा कितनी लड़ेंगे? उससे ज़्यादा लड़ेंगे। और 2015 के अंदर जब थी मजलिस के बारे में जो कहा गया था MIM पार्टी मतलब से मुसलमानों की पार्टी है करके, अब तो हम कई ऐसे इलाक़ों से भी इलेक्शन में लोगों को उतारेंगे कि जहाँ पर आपको ताज्जुब होगा कि मतलब लोग आकर कल एक इलाके से लोग आए थे और उन्होंने कहा कि साहब आप हमारे इस एरिया के अंदर भी आया करें करके। मैं बोला मैं आते रहूँगा करके। तो बोले नहीं सर हम चाहते हैं कि मतलब इस बार महानगर पालिका में जो है वो आप लोगों ने ज़्यादा सीटें लेके आने। और मैं लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि एक मरतबा हमारे हाथ में एक 5 साल के लिए महानगर पालिका अगर आ गई तो वो 5 साल के अंदर हम क्या काम करेंगे उसमें। मेरे पास तो 3 साल रहेंगे खासदारकी के। अगर 3 साल के अंदर हम शहर का अगर नक्शा नहीं बदले तो जनता ये फैसला करना चाहिए कि नहीं इसने वादा किया था हमारे को कि हम औरंगाबाद शहर का नक्शा बदलेंगे करके। देखिए मतलब आज औरंगाबाद शहर के जो मसले हैं ये किस मुद्दे के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे। 30 साल पहले पानी के ऊपर इलेक्शन, 20 साल पहले पानी के ऊपर, आज भी पानी के ऊपर। 2014 का भाषण सुनिएगा असेंबली के अंदर, मैंने कहा था कि ये पानी का काम जो है MJP से कराया जाए, पहले लाइन जयकवाड़ी से यहाँ तक लाई जाए नक्षत्रवाड़ी से। आखिर 7 साल के बाद आपको इसको मानना पड़ा। कौन रुका रहे थे? रुका कौन रहा था? यही भारतीय जनता पार्टी के नेता रुका रहे थे। सेना के है तो खासदार आमदार रुका रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको है तो वो धन्ना सेठ को लेके आना था दिल्ली से, प्राइवेट कंपनी के नाम के ऊपर ये सब करना था। आखिर में उनको वही चीज़ एक्सेप्ट करना पड़ी जो हम 2014 के अंदर बोल रहे थे। अभी कुछ लोगों ने राजवादी में प्रवेश करे, उनकी जो कुछ तस्वीरें जो है तो तलवार की उसके साथ वायरल हुई, इस बारे में आपका क्या? सर मैं बहुत ज़्यादा मतलब देखिए ठीक है तलवार मैंने भी देखा हूँ फ़ोटो, लेकिन मैं औरंगाबाद के पुलिस कमिश्नर साहब से यही कहना चाहूँगा कि मेरे हाथ में तो हथियार भी नहीं और आपने मेरे हाथ में हथियार का केस डाल दिए है। मैंने वहाँ पर दंगा किया नहीं, आपने मेरे नाम पे दंगे का केस डाल दिए है। तो आपकी मोहब्बत हमसे ज़रा ज़्यादा लग रही है। और जिसके हाथ में तलवार है अगर उनके ऊपर कुछ नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको समझ में आ रहा है कि आप किसी न किसी के इशारों के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हैं करके, किसी के दबाव के अंदर काम कर रहे हैं करके। हम दिखाएंगे, हम भी पार्लियामेंट के अंदर ही तस्वीरें सब दिखाएंगे उसके अंदर, और पुलिस का भी रोल क्या है कैसा है करके ये भी सब दिखाया जाएगा। इम्तियाज़ भाई आपने अभी आर्म्स एक्ट के तहत केस होना चाहिए था, बनना चाहिए था उसका, लेकिन खैर मैं बहुत ज़्यादा अहमियत देता नहीं हूँ। तलवार लेकर फ़ोटो निकालना, पोज निकालना, ये एनसीपी वाले अभी फ़िलहाल एक ही एजेंडा लेके चल रहे हैं। उनका सिर्फ यही है कि इम्तियाज़ भाई आपने अभी बोला महंगाई के बारे में, जाना रोड के ब्रिज के बारे में बताया, लेमन ट्री के बारे में। लेमन ट्री के सामने तो अभी भी एक ब्रिज बना हुआ है ना, वो उतर रहा है कतेज के सामने, शमशान भूमि के सामने। तो आपका बोलना क्या है? वो पुल जो है वो आगे एक्सटेंड हो अपना चिकलठाना एयरपोर्ट तक? हम नहीं चिकलठाने के बाहर पूरा गांव छोड़ के बाहर निकल जाए करके, वो कैम्ब्रिज के बाहर ही, कैम्ब्रिज के बाहर ही वो फ्लाईओवर निकले। देखिए कल के दिन इंडस्ट्री जो आ रही है, आज हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज जो रहेगा, बेंगलोर के अंदर अगर एयरपोर्ट से लेकर इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है तो क्या ट्रैफिक का सामना करना पड़ता है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। पुणे के एयरपोर्ट से लेकर अगर हिंजेवाड़ी अगर जाने का है तो कितना टाइम लगता है। अगर हम एयरपोर्ट के बाहर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट उतर रहा है और उसको शेंद्रा जाने का है, वही फ्लाईओवर के ऊपर वो एयरपोर्ट से ही अगर ज्वाइन कर लेता है तो हार्डली वो 4 से 5 मिनट के अंदर है तो अपने डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच सकता है। तो एक फ्यूचर प्लानिंग के हिसाब से हम ये चाह रहे हैं कि अब जो फ्लाईओवर मिलेगा, जो भी फ्लाईओवर वहाँ पे है प्रेसिडेंट पार्क के आगे, उसको कनेक्ट करके आप कैम्ब्रिज ऐसा ये अभी जो NHAI के ऑफिसर्स कह रहे हैं कि मतलब आपकी जो 8 दिन में बैठक हुई 2 बार, उसमें एक बार उन्होंने ऐसा कहा कि भाई इसमें चेंज नहीं हो सकता अभी। नहीं, उनका ये कहना था, उनका ये कहना था कि साहब ये बनने दीजिए ना, हम दूसरा भी बना देंगे ना, यहाँ पे भी बना देंगे ना करके। मैं बोला पैसा कौन देगा?
हाँ? अगर समझ लीजिएगा कल के दिन अगर गडकरी साहब बोलेंगे नहीं नहीं मतलब ये तो पहले का प्लान है, आपने क्यों नहीं इसका विरोध किए है करके, आपने बोलना चाहिए था, हम थोड़ी बैठे बैठे ये करे है करके, तो बेसिकली ये सिर्फ अकेले इम्तियाज़ जलील की अगर राय है ऐसा नहीं है ना। मैंने बीच में भी ये तो सोशल मीडिया के ऊपर डाला था, इतने सारे लोगों ने हैं तो गडकरी साहब को, इंडिविजुअल्स ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने ये किए हैं। मैं चाहूँगा कि इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, दूसरे जितने भी संगठन है या इंडिविजुअल लेवल के ऊपर आप है तो गडकरी साहब को NHAI को ट्वीट करके करिएगा कि साहब हमारे को शहर आप ये ट्वीट आंदोलन करना चाहते हैं, हाँ? आप ट्वीट आंदोलन करना चाहते हैं? नहीं ट्वीट नहीं, उनके पास तक मैसेज पहुंचाने के लिए। देखिए मैं पर्सनली तो जाके ये कर सकता हूँ, जनता इतनी सारी है तो वहाँ पे तो NHAI के दिल्ली में ऑफिस में नहीं जा सकती है, तो ट्वीट के ज़रिए कम से कम उनको ये पता तो चलेगा कि यहाँ तक हो रहा है करके।